नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि डीडी न्यूज पर रात 10 बजे आपका पसंदीदा टीवी शो, आपका पसंदीदा टेलीविजन डिबेट शो दो टूक 10 बजे प्रसारित हो रहा है। हमारा वक्त बदला है, हमारा समय बदला है, टेलीकास्ट का टाइम बदला है, वक्त बदला है, लेकिन तेवर नहीं बदले। हम उन्हीं तेवरों के साथ लगातार हर सच आप तक पहुंचाते हैं और हर झूठ का पर्दाफाश करते हैं। ये हमारा आपसे वादा है और ये सिलसिला लगातार सालों साल से जारी है। कल देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी गठबंधन को जो झटके लगे थे, उन झटकों की जो धमक थी वो आज भी सुनाई दी। आज विपक्ष के कई पार्टियों के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने यह कहा कि हमको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि दरअसल कल के चुनाव में एक तरह से सीधे सीधे 14 से 15 जो विपक्षी खेमे के वोट थे, वो वोट खिसक कर एनडीए के पाले में चले गए। अब चर्चा इस पर होनी चाहिए। तमाम पार्टियां, विपक्षी खेमे की पार्टियां कह रही हैं कि इस पे आत्मचिंतन हो, आत्ममंथन हो, लेकिन राहुल गांधी ने आज रायबरेली जाकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। अब सवाल यह है कि आपके विधायक नहीं कहना चाहिए, सांसद कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, अगर आपके सांसद ही पाला बदल लेते हैं तो वो वोट चोरी कैसे हुई? और अगर वो वोट चोरी हुई तो आप अपने घर को देखिए। इसके लिए आप चुनाव आयोग को दोष नहीं दे सकते, इसके लिए आप मोदी सरकार को दोष नहीं दे सकते। अगर आप अपने खेमे को, अपने पाले में अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो फिर किसी और पर उंगली उठाने से काम कैसे चलेगा? दरअसल इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस सालों साल से, इतने साल से जो बीजेपी विरोधी ताकतें थी, जो बीजेपी के विरोधी पार्टियां थी, आज उनमें से कई पार्टियां बीजेपी के भी साथ हैं। उन तमाम पार्टियों को सांप्रदायिकता का, यह कहकर कि बीजेपी घोर सांप्रदायिक पार्टी है, यह कहकर डरा डरा कर वोटर्स को भी जो है बीजेपी से दूर रखने में कामयाब रही थी और कई पॉलिटिकल पार्टियों को भी दूर रखने में कामयाब रही थी। लेकिन अब लगता है कि यह जो कांग्रेस की तरफ से सेकुलर जो राजनीति का जो मुलम्मा था ना, वो एक तरह से पूरी तरह से उतर चुका है, वोटर के मन से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के मन से भी। इसलिए एक जमाने में जहां बीजेपी को पूरी तरह से कांग्रेस ने सांप्रदायिक पार्टी कहकर उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। एक बार तो अटल जी की सरकार एक वोट से चुनाव जो है उसकी सरकार चली गई थी। लोकसभा के अंदर जब बहुमत परीक्षण हुआ, एक वोट से सरकार गिर गई थी। पूरा विपक्ष की ये दरअसल और कांग्रेस की खास तौर से ये कामयाबी थी कि उसने बीजेपी के ऊपर सांप्रदायिक पार्टी होने का लेबल चस्पा दिया था। लेकिन अब ये जो सेकुलरवाद की, सो कॉल्ड सेकुलरवाद की राजनीति है ना, अब ये धीरे धीरे इसका पानी उतरने लगा है और इसीलिए बीजेपी के विरोध में राहुल गांधी को वोट चोरी जैसा मुद्दा लाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने खेमे को सुरक्षित नहीं रख पाते। एक और दिलचस्प बात हुई है। वो दिलचस्प बात क्या है? अगर ये सेकुलर राजनीति है जिसको राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी कहती हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि हम सेकुलर दल हैं और हमें सेकुलर राजनीति करनी है, तो फिर आज एक सवाल और हमारे सामने खड़ा हुआ है कि बिहार में आखिर सेकुलर वोट, सो कॉल्ड सेकुलर वोटों को एकजुट रखने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी के जो पार्टी अध्यक्ष हैं, पटना के जो बिहार के अध्यक्ष हैं, उनको चिट्ठी लिखे 2.5 महीने से ज्यादा हो गया। 2.5 महीने पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। ओवैसी भी बार बार कह चुके हैं कि भाई अगर बीजेपी को, नीतीश कुमार को हराना है तो महागठबंधन में हम आपके साथ आने के लिए तैयार है, हम मिलकर हराएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनको नहीं लिया जाता, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। 2.5 महीने से वो जो है वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन उनको आज तक भी उनको क्लियर सिग्नल नहीं दिया गया। आज कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई इसका फैसला तो लालू यादव करेंगे, और लालू यादव जो है चिट्ठी पर 2.5 महीने से बैठे हुए हैं, कोई फैसला नहीं ले रहे। इसलिए मैंने कहा जो सेकुलरवाद बनाम जो सांप्रदायिक राजनीति का जो पूरा का पूरा एक थ्योरी थी ना, जिसको गढ़ा गया था,
फेक नैरेटिव के तौर पे गढ़ा गया था, वो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर वोटों को एकजुट करने के लिए जब महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाती, और दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन है वो सेकुलरवाद के नाम पर और बीजेपी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को आरएसएस का बताने के बावजूद अपने वोटों को इंटैक्ट नहीं रख पाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और आज का मेरा शीर्षक सेकुलर सियासत हर बार बगावत। जी हां, ये जो सेकुलरवाद के नाम पर जो सियासत की जाती है ना, इसमें हर बार बगावत हो रही है, और इसलिए इसका चिंतन तो करना पड़ेगा, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी आखिर क्या वजह है। और इसलिए मैंने सेकुलर जो सियासत है इसमें सेकुलर शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, क्योंकि सेकुलर तो ये देश है और इस देश की राजनीति भी सेकुलर राजनीति है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुस्लिम वोटों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो वो सेकुलर हो जाएगा, लेकिन कोई अगर पार्टी हिंदुओं के लिए बोले तो वो कम्युनल हो जाएगी। ऐसी डबल स्टैंडर्ड इस देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से चलता है। इसलिए मैंने सेकुलर शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। और ये जो सेकुलर सियासत है, जो लालू यादव की सियासत है, जो राहुल गांधी की सियासत है, इसमें बार बार बगावत होती है। ये हमने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देख लिया और बिहार में भी हम ये होते हुए देख रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस खबर की धार को समझ लीजिए। इस खबर की धार को समझिए। आज हम ये जो मुद्दा उठा रहे हैं इसके मुख्य बिंदुओं को देखिए, समझिए। खबरदार में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, क्या इस खबर के मुख्य बिंदु हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का असंतोष एक बार फिर से सामने आया, फिर से दिख गया, घर में सेंध लग गई। जो इंडी गठबंधन में कहने के लिए सब एकजुट हैं, लेकिन कितनी एकजुटता है वो आज साफ दिख गई। विपक्षी गठबंधन के घर में लगी सेंध का मामला आज दिन भर गरमाया रहा, आज दिन भर इस पर चर्चा होती रही कि भाई कैसे हुआ, किस किस ने जो है जाकर दूसरे खेमे में वोट कर दिया। विपक्ष के उन सांसदों के नामों को लेकर लगातार दिन भर अटकलें लगती रही जिन्होंने पाला बदलकर एनडीए की मदद की। फलाना है, ढिमकाना है, इसके सांसद हैं, उसके सांसद, ऐसे तमाम नाम हवा में तैरते रहे। विपक्षी खेमे में टूट के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि कल भी आपने देखा होगा, कल दो टूक में ही जो शिवसेना यूबीटी के सांसद है उन्होंने कहा कि हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हम कहां चूक रहे हैं, हम क्यों नहीं बीजेपी से सीख रहे। यह माना जा रहा है कि राहुल की कांग्रेस भाजपा विरोधी सेकुलर वोटों को एकजुट नहीं रख पा रही है, क्योंकि भाई कहा तो ये गया था सेकुलर वोटों को हमको एकजुट रखना है, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस सेकुलर वोटों को एकजुट नहीं रख पा रही है। उधर बिहार में सेकुलर वोटों को एकजुट करने की ओवैसी की कोशिशें किसी सिरे नहीं चढ़ सकी हैं, किसी सिरे। वो कह रहे हैं उनकी चिट्ठी में लिखा था कि भाई सेकुलर वोटों को एकजुट करना है, लेकिन ये पूरी राजनीति किसी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। 2.5 महीने हो गए, इसका जवाब नहीं मिला है। ओवैसी नीतीश और भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे हैं कि भाई हराना है, अगर नीतीश कुमार को, बीजेपी को हराना है बिहार से, तो फिर जो सो कॉल्ड सेकुलर वोट है उनको एकजुट करना पड़ेगा, और इसीलिए वो कह रहे हैं। लेकिन 2.5 महीने बाद भी लालू और कांग्रेस ओवैसी को कोई जवाब नहीं दे रहे। 2.5 महीने से चिट्ठी गई हुई है, बार बार उन्होंने कहा, उन्होंने ओपनली कहा, लेकिन उसके बावजूद 2.5 महीने से उनको जवाब नहीं दिया गया है। विपक्षी खेमे की कई पार्टियां मांग कर रही हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार पर आत्मचिंतन किया जाना चाहिए। कई प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हम क्यों बार बार चूक रहे हैं, कहां चूक रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी हुई है। एक बार फिर से वोट चोरी का जुमला जो है उन्होंने रायबरेली में जाकर उछाल दिया, कहा उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी हुई है। लेकिन इसके उलट, अब यह दिलचस्प बात है, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके उलट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे जितने वोट थे हमें उतने वोट मिले। तो राहुल गांधी वोट चोरी का शिगुफा छोड़ रहे हैं और खड़गे साहब कह रहे हैं भाई हमारे जितने वोट थे हमें मिले। तो फिर कौन सच बोल रहा है? पार्टी अध्यक्ष सच बोल रहे हैं, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इसका फैसला भी, ये भी एक कंफ्यूजन है। तो क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने की नाकामी छुपाने के लिए वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं? बार बार वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी गठबंधन से बाहर हो चुकी है। राहुल गांधी को जब तेजस्वी यादव ने कहा था ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो तुरंत जो है टीएमसी ने कह दिया नहीं भैया, जो आदमी लड़ सकता है बीजेपी से वही होगा, और उनका इशारा सीधा सीधा जो है ममता बनर्जी की तरफ था। तो ये तमाम चीजें हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस जो है विपक्षी गठबंधन को, विपक्षी मोर्चे को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। इस उपराष्ट्रपति चुनाव का जो मैसेज है, बिहार से जो मैसेज आ रहा है, ये मैसेज है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या कुछ कहा सुना जा रहा है, जरा सुन लीजिए आप भी।
देखो अब हमारे को मेजोरिटी नहीं थी, जितनी थे हमारे को मिले। अब आपकी बैटल ऑफ आइडियोलॉजी में, आपकी ऑपोजिशन यूनिटी में इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये तो आपके ही सांसदों ने साबित कर दिया। उन्होंने राधाकृष्णन जी को वोट दे दिया और उन्होंने बता दिया कि जो आपका प्रत्याशी, आपका कैंडिडेट है, वो राष्ट्रवादी नहीं, वो सपोर्टर ऑफ नक्सलवादी है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई। एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे हैं। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है, ये विषय उन लोगों का। विपक्ष जरूर आत्मचिंतन करे कि आखिर उसके भी वोट हमारे उम्मीदवार को क्यों मिले, क्योंकि हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, हमारी पॉलिसीज अच्छी है, हमारे साथ लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, देश हमारे साथ है। बात ऐसी है भाई, बीजेडी ने आपको वोट नहीं दिया, घर बार आपके साथ पार्लियामेंट में खड़े रहती थी। आपको अकाली दल ने वोट नहीं दिया, आपको केसीआर की पार्टी ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये तो आपके साथ हमेशा पार्लियामेंट में खड़े रहते थे, लेकिन इस बार ये लोग तटस्थ रहे, ये भी एक बड़ी बात है। पहले राउंड में ही पीसी राधाकृष्णन जी को इतना वोट मिला था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी में मतलब एकमत नहीं है। इंडिया आघाड़ी के कुछ लोग हमारे साथ भी आना चाहते हैं। आप वोटिंग देखो तो वो सीक्रेट बैलेट है, तो सीक्रेट बैलेट में किसने कैसे क्रॉस वोटिंग किया इसका अंदाज कैसे लगा सकते हैं, लेकिन हमें आत्मचिंतन जरूर करना पड़ेगा कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट किया है तो जो ये कहते थे कि मन की सुनकर वोट करो, तो मन की सुनकर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन जी को, एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है, ताकि भारत जो नई ऊंचाइयों पे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर लोकतंत्र की एक और जीत हुई। तो चलिए, आपने उपराष्ट्रपति चुनाव पर जो कुछ बयानबाजी हो रही है वो आपने सुना। सुप्रिया सुले कह रही है कैसे हुआ वोट चोरी और वो क्रॉस वोटिंग कैसे हुई, और इसको लेकर के जो है इस पे चिंता की है, कैसे किया, किसने किया, इस तरह के तमाम बयान दिए जा रहे हैं। और मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान भी सुनवाऊंगा कि वो किस तरह से लगातार वो कह रहे हैं, और जब उनको 2.5 महीने से जवाब नहीं दिया गया तो अब वो सेकुलर वोटों को एकजुट करने की उनकी मुहिम कहां तक पहुंची है, इस पे भी चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ निखिल जैन जुड़ चुके हैं। निखिल जैन जी जो हैं वो कांग्रेस समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार राजन जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजकुमार राजन। आदिल हसन जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, AIMIM के प्रवक्ता हैं आदिल हसन जी। और मेरे साथ रंजन सिंह जी जुड़े हैं, रंजन सिंह जी LJP के प्रवक्ता हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा निखिल जैन और जो है रोहन गुप्ता, उनको आमने सामने ले आइए। जल्दी से मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, और इस 1.5 मिनट में मेरा आज का जो मूल जो विषय है वो ये कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्षी खेमे को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी साबित हो गया, और बिहार में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है वो भी एक मैसेज है कि आप विपक्षी गठबंधन को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ पार्टियों को आप उसमें लेना ही नहीं चाहते क्योंकि आपके व्यक्तिगत हित जो हैं वो प्रभावित होते हैं। शुरुआत करता हूं निखिल जैन आपसे, 1.5 मिनट आपके, फिर रोहन गुप्ता उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जी अशोक जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIM इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, ना ही आम आदमी पार्टी है और ना ही TMC है। इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा और राज्यसभा मिला के टोटल 315 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन का और विपक्ष के जो कैंडिडेट थे रेड्डी साहब, जस्टिस रेड्डी, उनको 300 वोट्स मिले हैं और 15 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये नहीं कोई क्लैरिटी नहीं है इस पे कि वो 15 वोट सारे के सारे इंडिया अलायंस के इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं या कुछ एनडीए के, कुछ इंडिया के। बट इसमें अगर ये आरोप लगाए जाएं कि विपक्षी गठबंधन अपने सांसदों की घेराबंदी नहीं कर पाया, उनसे एक तरफ वोट नहीं दिलवा पाया, तो मेरे ख्याल से वो शायद गलत है। रही बात भाजपा के क्लेम्स की कि यार क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने हमारे कैंडिडेट को वोट करा है, उनके पास इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। और अगर वो प्रमाण देने के लिए उतावले हैं
तो शायद वो देश को ये बता देंगे कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई धांधली कर रखी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता हो सकता, अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं है कि किस सांसद ने किसे वोट करा है, और ये वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है। कांग्रेस के, बीजेपी के, किसी भी पार्टी के कोई भी सांसद ने किस कैंडिडेट को वोट करा है इसका आंकड़ा नहीं बताया जाता। और अगर भाजपा कह रही है हमें पता है, तो वो राहुल गांधी के एलिगेशंस को और हवा दे रही है कि वोट चोरी हो रही है। और सीधी सी बात है, विपक्षी गठबंधन साथ खड़ा है। विपक्षी गठबंधन पिछले एक महीने से, जब से राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोट चोरी का आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी और टीएमसी, जो इंडिया अलायंस का फॉर्मली पार्ट नहीं है, वो भी राहुल गांधी के साथ इस मोर्चे में आए हैं। उन्होंने भी यही नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। ओके निखिल जी, आपके 1.5 मिनट हुए, हालांकि आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। टीएमसी कब से पार्ट नहीं है और आम आदमी पार्टी जो है वो इंडी गठबंधन का हिस्सा थी। आ रहा हूँ रोहन जी, मैं आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मैं नहीं आप ही के पास मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई निखिल जी का बयान सुनकर कि भैया आम आदमी पार्टी ने एग्जिट किया है कुछ दिन पहले, जो लोकसभा चुनाव तक जो है मिलकर लड़े थे, और ये कहा था इंडी गठबंधन का। टीएमसी कब से नहीं, मुझे नहीं पता। ओवैसी साहब के बारे में आपकी बात सही है, माफी चाहूंगा, मेरी गलती है। टीएमसी इज फॉर्मली पार्ट, बीच में इस तरीके की खबरें थी कि वो छोड़ने वाले हैं, छोड़ा नहीं, मेरी गलती। टीएमसी पार्ट में चलिए, ओके चलिए, अच्छा हुआ क्योंकि हमको करेक्ट करना। और जो मैंने 300 का आंकड़ा बताया उसमें भी टीएमसी इंक्लूडेड। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए रोहन गुप्ता जी, उन्होंने एक बात, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उस पर आप समय व्यर्थ करें, उसमें गलती मान ली। अब बाकी विषय पे निखिल भाई अच्छे प्रवक्ता है, बट वही की बात है, जैसे निखिल भाई कांग्रेस का हिस्सा कब से नहीं, उनको नहीं मालूम है, टीएमसी का शायद उनसे छूट गया होगा, पर ठीक है, वो सेवा करते रहे। देखिए अशोक जी, यहाँ पे बात वोट चोरी की नहीं है, बात है जनता के विश्वास चोरी की। जनता ये देखती है कि कौन से नैरेटिव पे आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के चुनाव जितने भी होते हैं वहां तो पूरी तरह से इंडी गठबंधन हारती, उनके नैरेटिव में दम नहीं है। आज एमपी के बीच में भी, जिसको इन्होंने अंतरात्मा की लड़ाई का चुनाव नाम दिया था, पूरी तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने कैंडिडेट रखा कि आपको देश की आत्मा को बचाना है, आपको आत्मा को सुन के वोट करना चाहिए, अगर उनकी बात जो सारे एमपी ने मान के अपनी आत्मा पे वोट किया और उसमें इनको 15 वोट कम मिले, तब उनको आत्ममंथन तो करना पड़ेगा ना। अब एक ऐसे व्यक्ति को, आप जुडिशरी को आप हमेशा कहते हो कि नहीं हम राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, आप एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज को आप उम्मीदवार बनाते हैं। दूसरी बात, वही व्यक्ति एक दिन के पहले लालू प्रसाद यादव, जो एक भ्रष्टाचार के बड़े मामले में ऑलरेडी दोषी पाए गए, उनको जाके गले लगते हैं। ये राजनीतिक लड़ाई तो नहीं है, यूपीए वर्सेस एनडीए तो नहीं है। आप हमेशा एक बाजू कहते हैं कि ये तो एक व्यक्तिगत लड़ाई, इसमें पार्टी नहीं है, मैंडेट नहीं है, फिर क्या जरूरत थी आपको लालू प्रसाद जी से मिलने की? आप उसको फिर अंतरात्मा की लड़ाई या आत्मा की लड़ाई नहीं बोल सकते हैं। और जब एमपी ने अंतरात्मा से वोट किया, तब आप वोट चोरी पे आ गए। तो आप कहना क्या चाहते हैं? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। आपको समझना पड़ेगा कि जनता के सामने या एमपी के सामने जो ऑप्शन लेके चाहते हैं, उसकी विश्वसनीयता अगर नहीं होगी तो आपको समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस एमपी को, उस व्यक्ति को अपने वोटरों को जाके कल उठ के जवाब देना है। हर चीज को अंतरात्मा की लड़ाई करके आप वोट नहीं पा सकते हैं। दूसरी वोट चोरी की बात क्या, रोहन भाई मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन भी कर लेता हूं, क्योंकि आपके 1.5 मिनट शुरुआती हो गए। एक बड़ा जो बात है कि जो निखिल ने भी कहा कि भाई आप किस आधार पे दावा कर रहे हैं कि उनके वोट आपके पास आए, और दूसरी बात ये भी है कि वहां पर 15 वोटों की तो हेरफेर हुई है, तो वो 15 वोटों की हेरफेर के अंतरात्मा के दम पर हुई है कि आप लोगों ने तोड़फोड़ की? ये सवाल तो उठेगा। मैं आपको वही बोल रहा हूं, आपकी डिबेट में यही सवाल आया था। तब एक जो दूसरे कांग्रेस समर्थक प्रवक्ता थे, कहा था कि हमको विश्वास है कि अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और क्रॉस वोटिंग होगी। तब तो कोई तोड़ वोट नहीं थी, तब आपकी स्ट्रेटेजिक विन होती। देखिए यहाँ पे है कि नंबर क्या है, क्या नंबर सोचा था एनडीए ने, क्या यूपीए ने सोचा था। बिल्कुल निखिल भाई सही बोल रहे हैं कि किसका इनवैलिड हुआ, हम उसमें डिटेल पे नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल जो नंबर आ रहा है कि अगर वो नंबर 15 नंबर जो एनडीए ने सोचा था उससे उसको ज्यादा मिला और यूपीए ने जो सोचा था उससे कम मिला, तो उनको आत्ममंथन तो करना पड़ेगा। काफी उनके एमपीए, उनके विरोधाभासी स्टेटमेंट भी आ रहे थे। मुद्दा मैं वापस इसलिए अशोक जी बोल रहा हूं कि जब कोई ऑप्शन आप किसी के ऊपर थोप देते हैं, आपने एक ऐसे उम्मीदवार को थोपा कि जिनका कैरियर साफ नहीं था, वो नक्सलवाद की बात करें, वहां पे भी उनकी कंट्रोवर्सी थी, जिस प्रकार के स्टेटमेंट थे वहां पे भी कंट्रोवर्सी थी। मुझे लगता है कि आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आप एमपी के ऊपर भी अपना जो निर्णय थोप नहीं सकते हैं, वहां पे भी आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। अगर ये अंतरात्मा की लड़ाई होती तो आप लालू प्रसाद यादव को मिलने नहीं जाते। अगर अंतरात्मा की लड़ाई होती तो आप कैंडिडेट सिलेक्शन से पहले 3 बार ध्यान रखते। अगर अंतरात्मा की लड़ाई होती, आपको नंबर है, नंबर कम में आप साथ में नहीं है, तो आप उस प्रकार से निर्णय लेते। हर बार हार के आप भाजपा के ऊपर उसको
थोप देंगे, कब तक सहन करेंगे? अरे ये वोट चोरी नहीं है, जनता का विश्वास चोरी हो चुका है आपके प्रति। ओके, जनता का विश्वास चोरी हो गया, ये रोहन कह रहे हैं। निखिल, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जल्दी से मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। लेकिन देखिए, एक बात है ना कि जो सेकुलर वोटों को, फिर से मैं कह रहा हूं कि सेकुलरवाद की जो राजनीति जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी की गई थी वो एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए सेकुलर वोटों को एकजुट करने के लिए, अगर आपको सेकुलर वोट एकजुट करना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एआईएमआईएम जो है हिस्सा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं बिहार में। वो चाहते हैं कि भाई जो बीजेपी के विरोधी वोट है वो ना बटे, लेकिन उनको आप लेने के तैयार नहीं। कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए, लालू यादव 2.5 महीने से जवाब नहीं देते। देखिए अशोक जी, जब भी कोई गठबंधन बनता है तो उसमें एक आइडियोलॉजिकल कॉमनैलिटी तो होनी चाहिए कि विचारधारा के रूप में सारी पार्टियां कुछ ना कुछ तो कॉमन मानती हों। वो ठीक है, ओवैसी जी मानते होंगे, वो भी मोदी जी का विरोध करते हैं, वो भी बात तो करते हैं कम से कम सेक्युलर राजनीति की। लेकिन उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल और राजनीतिक कंसिडरेशंस भी होते हैं। अब ओवैसी जी अगर आके बिहार में 20 सीटें, 30 सीटें, 40 सीटें मांगने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है तेजस्वी जी, राहुल जी, बिहार की कांग्रेस, बिहार की आरजेडी उनको वो सीटें नहीं दे सकती। तो जस्ट बिकॉज गठबंधन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सेक्युलर राजनीति से पीछे हटे हैं। दूसरी बात, सेक्युलर वोट शब्द से मुझे थोड़ी सी एक आपत्ति होती है। सेक्युलर एक आइडियोलॉजी है, उसके लिए हम वोट करते हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी वोट मांगती है, आरजेडी वोट मांगती है। और एक नक्सलवाद के आरोप पे एक मिनट, क्योंकि देखिए बाकी मेहमान भी, आज मेरे पास 5 मेहमान है। एक मिनट रोहन भाई, मतलब विचारधारा आप मानते हैं कि एआईएमआईएम की विचारधारा जो है वो सेम है जैसे कांग्रेस की, या विचारधारा भी डिफरेंस है? ये यहाँ बड़ा क्लियर ओवैसी जी कहते हैं कि वो सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई जैसे बयानबाजी करते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है मानना कि वो सेक्युलरिज्म की राजनीति है और एक पर्टिकुलर धर्म की राजनीति नहीं है। और दो इंपॉर्टेंट बातों पर मैं जवाब देना चाहूंगा रोहन जी ने। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विषय है। आप जरूर, क्योंकि अब वो चुनाव तो हो चुका है, आप उन्हें नक्सलवाद का समर्थक कहें, विरोधी कहें, वो ठीक है, रोहन भाई ने कह दिया, आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका मैं दे दूंगा। लेकिन मैं इस इशू पर मैं आदिल जी और साथ साथ जो है डॉक्टर राजन के पास आना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले ओवैसी साहब का एक बयान जरूर सुनवा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सुनना। और आप कह रहे हैं कि विचारधारा वो ज्यादा सीटें मांगेंगे, इस वजह से आइडियोलॉजी में भी थोड़ा जो है गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनके भाई कुछ बोलते हैं। तो एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुन लेते हैं, उन्होंने दरअसल क्या कहा था, ये हाल फिलहाल का उनका एक बयान सुन लेते हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जब उनको सीटें, जब गठबंधन में महागठबंधन नहीं लेने की बात हो रही, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ूंगा। सुनिए जरा ओवैसी साहब को। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ओके, तो ये आपने असदुद्दीन ओवैसी जी को सुना, और मैं पहले ही बता चुका हूँ 2.5 महीने हो रहे हैं उनके अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी का जवाब नहीं गया। तो आदिल हसन साहब और डॉक्टर राजकुमार राजन जी को आमने सामने लाइए। मैं आदिल हसन जी आपके पास आऊँ, उससे पहले राजकुमार राजन जी आपका छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा। 2.5 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी, आप लोग भी कहते हैं आप लोग सेकुलर वोटों की, ये निखिल जी सहमत नहीं है, लेकिन बार बार होता है सेकुलर वोट बंटने नहीं चाहिए, इस राजनीति में इस देश में बहुत समय से सुना जा रहा है। और ये चिट्ठी में भी उन्होंने यही लिखा कि भाई सेकुलर वोट जो हैं, जो अख्तारुल ईमान है, उन्होंने यही लिखा कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसलिए हम आरजेडी में आना चाहते हैं। पर आप लोग जो है 2.5 महीने तक जवाब नहीं देते। क्या ये सेकुलर वोट, सो कॉल्ड सेकुलर वोटों में बंटवारा नहीं है? अशोक जी, देखिए, ये लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष को मानने वाले हम सभी लोग हैं। ओवैसी साहब ने पत्र लिखा था, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो ओवैसी साहब को ध्यान देने की जरूरत है, और हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी उसको गहनता से, सूक्ष्मता से सोचने की उन पर जरूरत है। ओवैसी साहब सेकुलर में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्य में भी विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता में उनकी गहरी आस्था है। तो यह समझना चाहिए कि बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति में उनका हस्तक्षेप
क्या जायज है, क्या उस हद तक जायज है कि जो वो डिमांड कर रहे हैं उसको फुलफिल किया जाना चाहिए? क्या राजनीतिक रूप से इतनी सरजमीन है कि जो वो मांग रहे हैं उसको दिया जाना चाहिए? क्या उनको यह नहीं सोचना चाहिए कि बिहार की राजनीति जो भारत की राजनीति को दिशा तय करने वाली है, ऐसे में सेकुलर पार्टियां जो उनको साथ देना चाहिए? आप बाहर से साथ समर्थन दे देते, आप बाहर से सेकुलर पार्टियों को मजबूत करते, आपका कोई जनाधार नहीं है, आपकी वहां कोई पार्टी वर्कर्स नहीं है, आप बाहर से आते हैं, राजनीति करने आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, सभा और राजनीति चुनावी सभा में आते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई बिहार की जनता से की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे में उनको खुद सूक्ष्मता से सोचने की जरूरत है कि सेकुलर पार्टियों को साथ देना चाहिए, बाहर से समर्थन देना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए उनको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। साथ मतलब कैसे देना चाहिए? बाहर से मतलब उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूं मनोज झा जी का बयान यही है, जो आपके सांसद हैं राज्यसभा के, उनका बयान यही है कि भाई अगर वो चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियां जीते तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए बिहार में। बाहर से आप बाहर से हेल्प करने की जरूरत है उनको, समझना चाहिए कि वोट का जो बंटवारा हो रहा है और उस बंटवारा को रोकने के लिए हम कई राज्यों में जाते हैं, हम बाहर से समर्थन देते हैं। यह जरूरी नहीं कि चुनावी राजनीति में हम वहां अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं। कई स्टेट में हम चुनाव दूसरे को समर्थन कर देते हैं। ओके आदिल हसन जी, आपको बड़े मूल्य के लिए उनकी नैतिकता और उनका आदर्श यही बनता है कि आप बिहार में बाहर से समर्थन दीजिए। ओके ठीक है आदिल हसन जी, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए ना। कुछ सीटों पर लड़के कुछ विधायक जिताने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? इससे तो नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि भाई आप अगर सेकुलर राजनीति को चाहते हैं कि वो विजयी हो तो फिर आप लोग बाहर से सपोर्ट कीजिए और चुनाव क्यों उतर रहे हैं? आप लोग बाहर से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अशोक साहब, सबसे पहले राजद के और कांग्रेस के जो भी साथी हैं उनको बता दें यूपीए 1 यूपीए 2 में हम किसके साथ थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी कौन था? अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब ने किसको फोन किया, किसका शुक्रिया अदा किया, हमने किसका साथ दिया? अकबर ओवैसी साहब के बारे में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब क्या हाउस में बोले हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब को बगल में बैठाते हैं। जो केस जो स्पीच की बात करते हैं वो फैब्रिकेटेड था, उस हाईकोर्ट से एक्यूटल हो गया है। सीमांचल में अख्तर उल इमान साहब स्टेट प्रेसिडेंट जो 2019 में लोकसभा लड़े 3 लाख वोट लाए, 2024 में लड़े 3.25 लाख वोट लाए, हम 6 एमएलए जीता के लाए। अब 6 एमएलए अगर जनाधार का कारण नहीं है क्या? 2005 से लेकर 2020 तक आ गया, 24 आ गया, आरजेडी भाजपा राजद को नहीं हरा पाई। हमने बोला मुझे मौका दो, पूरे सीमांचल में 24 सीटें, आरजेडी सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। आप ही बतलाइए, लालू जी अपने घर में 2 टिकट देते हैं बेटियों को और पूरी 18% मुसलमान आबादी को 2 टिकट देते हैं, तो क्या ये इंसाफ है क्या? अगर यूपीए 1 यूपीए 2 किसके सरकार थी? न्यूक्लियर डील पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कितनी वकालत की थी सरकार की? प्रणब मुखर्जी साहब के राष्ट्रपति चुनाव में वोट दिया, मीरा कुमार जी को दिया, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा जाने में दिया, और हम तो 10 सीट से कम मांग रहे हैं। आप जो सन ऑफ मल्ला है, मुकेश सैनी जी भाजपा में थे, उनको ले लिए। पशुपति पारस जी जो भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिला के मंत्री रहे, उनको ले लिए। हेमंत सोरेन साहब भाजपा के साथ रहे, उनको ले लिए। हम कियामत के सुबह तक भाजपा के खिलाफ जाएंगे, हमको नहीं ले रहे, और हम 10 सीट से कम मांग रहे हैं। हम ये नहीं मांग रहे आप पूरे बिहार में दीजिए। हमें सीमांचल को स्पेशल स्टेटस चाहिए, सीमांचल को आर्थिक पैकेज चाहिए, ना मंत्रालय चाहिए, ना डिप्टी सीएम चाहिए। अरे 10 सीट से कम चाहिए। हम चाहते हैं कि गोपालगंज, कुर्नी, इमामगंज, रानीगंज, ये सब सीट जो दोनों लोग लड़े हार गए। महागठबंधन नीतीश जी साथ थे, तब भी गोपालगंज, कुर्नी, इमामगंज हारे। अरे मिल के लड़िए, भाजपा को हराएंगे। जिस दिन से एमआईएम ने ये प्रस्ताव रखा है, दिलीप जायसवाल जी का देखिए और जदयू का देखिए, दोनों को बेचैनी हो गई है, दोनों परेशान रहते हैं कि किस तरीके से गठबंधन नहीं हो। हम तो खुद से हर जगह जब भी अपोजिशन की जरूरत पड़ी हम भाजपा के खिलाफ थे। 370 हो, जब भी पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला, और राजद को यह बोलने का नैतिकता कहां से? 2005 से आज तक आप हरा नहीं पाए बीजेपी को। और 2005 में जब रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की, आपने मुस्लिम मुख्यमंत्री का शर्त नहीं मांगा, आपने नीतीश कुमार जी को और भाजपा को बनने दिया, लेकिन आप मुस्लिम मुख्यमंत्री को नहीं लाए। बिहार में आपने भाजपा को लाना पसंद किया, लेकिन एक मुस्लिम मुख्यमंत्री को नहीं लाया। राजन जी को रिस्पॉन्ड, राजन जी रिस्पॉन्ड। चीफ मिनिस्टर की, तो लालू जी ने भाजपा का समर्थन 34 एमएलए का समर्थन से ओके आदिल हसन जी एक मिनट, मुख्यमंत्री बने। ओके आदिल हसन जी एक मिनट उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। राजन जी देखिए, आप जो कह रहे हैं भाई पिछली बार 20 सीटों पर चुनाव लड़े, 6 सीटें ये लोग जीते, ठीक है ना, 14.3% वोट इनको मिले।
आप कैसे कह रहे हैं बाहर की पार्टियां अगर उस हिसाब से देखेंगे स्ट्राइक रेट में कांग्रेस से बेहतर परफॉर्मेंस किया भाई, और वो कह रहे हैं कि हर जगह साथ देते हैं। रेवंत रेड्डी उनको फोन करते हैं, कल भी इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ के लिए वोट किया। तो जब आप चाहें तब आप इनको वोट करवाएंगे, जब आप चाहें तब आप शुक्रिया करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन महागठबंधन में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसके लिए मैं अपनी ओर से नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि भाई लालू यादव जी का एक मिनट आदिल हसन जी मैं मौका दूंगा, 1 मिनट। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो खिसक जाएंगे, जो एक इंटैक्ट वोट था, मुस्लिम वोट जो था, जो अब तक लालू यादव जी का था, तेजस्वी यादव जी का था, वो वोट इनके पास चला जाएगा, इसलिए आप डरते हैं इनको गठबंधन में लेने से। अशोक जी देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी को कोई रोक नहीं है। और ऐसे में ओबीसी साहब अगर लड़ना चाहते हैं, उनका वोट प्रतिशत लगता है कि बहुत ज्यादा है, आके लड़ें। लेकिन एक आदर्शवादिता जो राजनीति की होती है, और उस आदर्शवादिता में जो वोट का जो बिखराव है, उसको रोकने के लिए कई बार कई चीजों पर राजनीतिक पार्टियों को एक नैतिकता और आदर्श के तहत कुछ चीजें बलिदान भी करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि अगर ओबीसी साहब ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह एक लोकतांत्रिक धारा को तोड़ने का काम करते हैं, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने का काम करते हैं, और बीजेपी का भी टीम बनने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं। बिहार की जनता देख रही है। आप जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको आप बरगला नहीं सकते हैं। वो जानते हैं कि उनका विकास कौन कर सकता है, उनकी समस्या क्या है, उनका समाधान कौन कर सकता है। आए दिन जो समस्याएं होती है वहां पर कौन खड़ा रहता है। बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में चाहती है कि सरकार बने उनकी, वो युवा मुख्यमंत्री बने, तमाम तरह की जो समस्या है, बेरोजगारी, पलायन, वह सब रुके, वहाँ रोजगार, उद्योग धंधे पले, शिक्षा। ओके आदिल हसन आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। लेकिन इससे जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आदिल हसन जी ओके आदिल हसन जी को रिस्पॉन्ड। आदिल हसन जी आप जो है आप रिस्पॉन्ड जरूर करिए, लेकिन वो विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हम जानते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि जो मेरे पास एक बयान है वो बयान भी आपको बताया, तो फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी डॉक्टर राजन और निखिल जी ने तो बड़े जो है मक्खन चुपड़े शब्दों में इस्तेमाल किया कि भाई आप लोग जो हैं, आप ओवैसी जी के भाई का नाम ले दिया और ये क्या। लेकिन कांग्रेस के ही जो है बाकायदा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद का बयान मेरे पास है, जब आप लोगों ने इच्छा जताई थी आने की, तो अखिलेश प्रसाद कहते हैं कि AIMIM जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ गठबंधन कैसे हो सकता है। तो दरअसल ये सोच है कि आप लोग कम्युनल पार्टी हैं, इसलिए इंडी गठबंधन में आप लोगों की जगह नहीं है। वो आप लोग सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन वो आपको कम्युनल पार्टी मानते हैं। ये बयान मेरे पास है जी, बोलिए। अशोक साहब, UPA 1 UPA 2 क्या कम्युनल पार्टी है? MIM कम्युनल पार्टी को UPA 1 डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया जी ले लिए थे। और आप बताइए 18% मुसलमानों की आबादी और 2 लोकसभा टिकट दीजिएगा। लालू जी अपने घर में 2 टिकट दिए हैं। अशफाक करीम साहब की जगह मनोज झा जी को राज्यसभा दे दिया। आप मदरसा अजीजिया जिला डिप्टी CM तेजस्वी यादव थे, फुर्सत नहीं हुआ कभी जाने की। मॉब लिंचिंग हुआ छपरा में, सारण में और सीतामढ़ी में, समस्तीपुर। आज तक तेजस्वी यादव बोलते नहीं। उर्दू TT का मुद्दा, उर्दू अनुवादक का मुद्दा और मदरसा शमशुल हुदा का मुद्दा, उर्दू एकेडमी का मुद्दा, कभी तेजस्वी यादव मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलते। शहाबुद्दीन साहब की विधवा को टिकट नहीं दिया, इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ी। और मुसलमानों के सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की उन्होंने वादा किया था, वो नहीं मिला। और हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं। हम आपसे, आप पशुपति पारस जी जो भाजपा के साथ थे उनको आप ले लिए। आप हेमंत सोरेन को ले लेते। मुसेश सैनी जी का जवाब 0 है, पारस जी का 0 है, पारस जी का 0 उसको ले लेते हैं। देखिए मैं बीच में किसी का नहीं बोल रहा हूं। ओके राजन जी सुन लीजिए। ओके राजन जी एक एक करके उनको राजन जी एक एक करके मैं पूरा वक्त दे रहा हूं आप दोनों लोगों को। मैंने काफी वक्त दिया, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना, पूरा वक्त दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा एक एक करके बोलने। चलिए आदिल जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। आप ही बोलिए अशोक साहब, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात की थी, वो वादा नहीं पूरा करेंगे।
टिकट नहीं देंगे, एमएलसी का टिकट नहीं देंगे, एमपी का टिकट नहीं देंगे, तो 18% आबादी अपनी हिस्सेदारी मांगेगी नहीं कि खाली अवतार पार्टी में गमछा और टोपी पहनने से मुसलमानों की हिस्सेदारी होगी। और रेवंत रेड्डी साहब अखिलेश सिंह से बड़ा आदमी है, वो अखिलेश सिंह की तरह राजद से पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, वो रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर है, ओवैसी साहब के बारे में सुन लीजिए क्या बोलते हैं, ओवैसी साहब के बारे में, अहमद साहब के बारे में हाउस में बोले हैं। हमारी पार्टी और हमारे ओके रोहन जी यूपीए 1 यूपीए 2 में कौन थे? ओके हाँ रोहन जी मेरा ओके आदिल हसन जी रुकिए, मैं आऊंगा। अब रोहन जी देखिए ये जो हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी को लग रहा होगा कि भाई एक मिनट आदिल जी, राजकुमार राजन जी रुकिए सर, एक मिनट सर, आदिल जी प्लीज, आदिल जी राजकुमार राजन जी प्लीज रुकिए, दोनों की आवाज नहीं तो बंद कर, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, नहीं तो दोनों की बात बंद कर दिए प्लीज। मैंने दोनों को मौका दिया, आप लोग तय कर लीजिए कि कौन सेकुलर है कौन नहीं है, कौन महागठबंधन में आएगा। लेकिन रोज जी आपको तो लग रहा होगा कि भाई ये तो आपके गठबंधन के लिए फायदे का सौदा है, पर बाद में ये कहा कि बीपी कह दिया जाएगा। अशोक जी, हर चीज में फायदे नुकसान की बात नहीं होती, पूरा देश आपका ये डिबेट देखता है। ये जो तू मैं हो रहा है ये तो ट्रेलर है, और जनता यही तो नहीं चाहती है। बिहार की जनता, उनको मालूम है उनके लिए क्या अच्छा है। इनके लिए सिर्फ सत्ता की भाग बटाई है। वही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, कहीं पे हम आपके हैं कौन, और कब जब लगता है हम साथ साथ हैं, मजाक समझ के रखा है। दिल्ली के चुनाव में, लोकसभा में हम साथ साथ हैं, और जैसे ही विधानसभा चुनाव हम आपके हैं कौन, हरियाणा में भी हुई है। तो जनता ये तत्ववादी अवसरवादी मानसिकता को नहीं स्वीकार करेगी। अभी आपने कहा निखिल भाई को कहते हुए, देखिए वो तो सेक्युलर पार्टी नहीं है, ये नहीं है। आप या तो आइडियोलॉजी की बात करिए, या तो आप बढ़िए कि नहीं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी, हम हमारे हिसाब से नफा नुकसान करके करेंगे। आप दोनों बात नहीं कर सकते हो। अगर आप आइडियोलॉजी की बात करते हो तो 2.5 महीने से इनका पत्र का जवाब दे दीजिए, आपको जो करना हो। पर जो भाग बटाई हो रही है अशोक जी, बिहार की जनता, मैं क्योंकि बिहार में हूं, यहाँ पे वॉर रूम में हूं, बिहार की जनता इस भाग बटाई से बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से बहुत आगे बढ़ चुकी है, वोट चोरी की राजनीति से बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनको विकास चाहिए, जो पार्टी वो वादा करेगी उसी के साथ जाएगी। और ये जो आज तुतु में हो रही है, बिहार की जनता इस प्रकार का न्यूसेंस नहीं चाहती है, क्योंकि आप अपनी भाग बटाई के लिए बिहार की जनता के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आपका एजेंडा पॉजिटिव होगा तब बिहार की जनता आपकी बात सुनेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं सुनेगी। और कोई भी जाति या धर्म की व्यक्ति होगी इस बार आपके साथ मुंह मोड़ चुकी है। ओके, देखिए महागठबंधन में अगर ओवैसी जी की एंट्री नहीं हो रही है तो उसका एक बड़ा रीजन, जैसे मैंने बताया, वो कोई सेकुलर वोटों की लड़ाई नहीं, वो मुस्लिम वोटों की लड़ाई है उनको। और मैंने अभी आने से पहले मैं देख रहा था, तेजस्वी यादव सीमांचल के जब इलाकों में अपनी सभा करने के लिए जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव के सामने असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को और आरजेडी को चिंता यह है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई तो मुस्लिम वोट जो है उनके खाते में चले जाएंगे। तो अब तक एमवाई का जो समीकरण आरजेडी बनाकर बैठी थी उसको जो है झटका लग सकता है, सिर्फ जो है उसमें वाई रह जाएगा, एम निकल जाएगा, और ये चिंता है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 2.5 महीने से जवाब नहीं दिया गया। मैं आऊंगा इस पर, मैं निखिल जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने शुरू में कहा था 50 सीटें, लेकिन रुकिए राजन जी रुकिए, मैं आऊंगा। आपने कहा था 50 सीटें, वो तो 10 सीटें मांग रहे हैं, 10 सीटें। और आप जब बाकियों को देने को तैयार हैं, मुकेश सहनी को देने को तैयार हैं, चाचा जी को देने को तैयार हैं, चिराग पासवान के, तो उनको 10 सीटें देने में तकलीफ क्यों हो रही है भाई? सेकुलर पार्टी है आपके हिसाब से। एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शॉपिंग करने का रीजन होता है फेस्टिवल सीजन। टीवी, AC, वॉशिंग मशीन पर GST के पहले के दौर में टैक्स था 31.3%, जो अब घटकर हो गया है 18%। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन GST। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद और बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो सेकुलर जो राजनीति है, इसमें बार बार क्यों जो है इस तरह से बंटवारा होता है, क्यों बार बार ये राजनीति जो है सेकुलरवाद के नाम पर जो राजनीति की जाती है उसमें क्यों बार बार एक्सपोज हो जाते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस, इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं और पूरा विपक्ष एक तरह से, क्योंकि जो मैंने शुरू में बताया कि एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में जिसको विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस ने कहा था, उसमें वो विचारधारा के नाम लेने के बाद भी अपने 15 वोटों को इंटैक्ट नहीं रख पाई। 15 वोट उसके छिटक कर एनडीए में चले गए। और दूसरी तरफ बिहार में जो AIMIM पार्टी है वो लगातार कह रही है कि भाई हमको महागठबंधन में शामिल कीजिए ताकि सेकुलर वोट जो है उनका बंटवारा ना हो। लेकिन उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पूछ भी नहीं रहे। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं 4 मेहमान। रोहन गुप्ता बीजेपी से, निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर राजकुमार राजन जो है RJD के प्रवक्ता हैं, आदिल हसन जो हैं AIMIM के प्रवक्ता हैं, रंजन सिंह मेरे साथ हैं LJP के प्रवक्ता हैं। निखिल जैन, जल्दी से फिर मैं रंजन जी के पास जाऊंगा। देखिए ये जो कुल मिलाकर देखें ये जो पूरा मामला चल रहा है, आपने कहा 50 सीटें, वो तो 50 सीटें मांग भी नहीं रहे। और मैं देख रहा था ओवैसी जी का बयान, वो कह रहे थे अगर हमको सीट नहीं दी गई, अगर हमको महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो फिर हम जो है 50 सीटें पे लड़ेंगे। वो तो 10 सीटें मांग रहे हैं। चाचा जी को आप, चिराग जी के चाचा जी को आप सीटें दे रहे हैं, आप जो है मुकेश सहनी को सीटें दे रहे हैं, 10 सीटें उनको नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये सीधा सीधा राजनीतिक सुविधा है और ये सीधा सीधा जो है मुस्लिम वोटों के एक छत्र अपना कब्जा रहा है, उसकी लड़ाई है। कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण, मतलब आपके लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में जिसकी एक सभा के अंदर बाकायदा नारे लगे थे कि हिंदुओं को काटकर मंदिरों के बाहर लटका देंगे, वो उसको राहुल गांधी सेकुलर पार्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर AIMIM को आप कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक पार्टी है। हाँ, एक रुकिए आदिल हसन, रुकिए एक मिनट। अशोक जी, जब मेरे भाजपा के मित्र ये कहते हैं कि गठबंधन बनाते हुए राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखा जाता, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये वो पार्टी है जो एक दिन कहती है कि 70,000 करोड़ के घपला करने वाली नेशनल करप्शन पार्टी के अजीत पवार को तो जेल में डालेंगे, चक्की पीसेंगे, और 2 दिन बाद उनके साथ गठबंधन बना लेते हैं। एनसीपी शरद पवार या एनसीपी अजीत पवार, ये तो दोनों पार्टियां सेक्युलर राजनीति करती हैं। भाजपा की हिंदुत्व राजनीति तो नहीं करती, टीडीपी भी सेक्युलर राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती। उनके साथ क्यों गठबंधन बना रखा है? हिंदुत्व की राजनीति आप कह रहे हैं ना सांप्रदायिक है, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास में भी उनको जब 400 से ऊपर लोकसभा की टिकटें सांसद अपने लड़ाते हैं तो उसमें एक भी मुसलमान को सीट नहीं देते, एक भी विधायक को ये मुसलमान की सीट नहीं देते। जितने भी मंत्रिमंडल में मुसलमान मंत्री थे उन सबको एक एक करके हटा दिया गया। तो सबको पता है कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है या सेक्युलरिज्म की। चलिए मान लिया बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदू, लेकिन मेरा सवाल तो, और आपके सवाल पे जवाब दे देता हूं, मैं AIMIM पे जवाब दे देता हूं। देखिए, उनकी पार्टी का एक बहुत मजबूत जनाधार है हैदराबाद के क्षेत्र में, थोड़ा सा जनाधार है महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है।
और ऐसे परिप्रेक्ष्य में आके अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो सेक्युलर राजनीति करती हो, सांप्रदायिक राजनीति करती हो, किसी भी गठबंधन से आके 10 सीटें मांगेगी, उन्हें वो सीटें नहीं मिल पाएंगी। निखिल जी, मैं दोहराऊंगा, लोकसभा चुनाव में कितना वोट परसेंट मिला था? खाली वोट प्रतिशत नहीं होता ना। अच्छा, सीटें, पिछले विधानसभा सीटों में कितना स्ट्राइक रेट था? कितनी सीटें थी? क्या 20 सीटों पर जो पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें उसके हिस्से में है, और वो भी बाकायदा आरजेडी के कंधे पे चढ़कर। उसके बाद आप एआईएमएम को अगर उसका, वो तो भैया 20 सीटों पर लड़के जो है 14.5% वोट ले लिया उसने। अशोक जी, उसको आप कह रहे हैं आधार नहीं है उसका? नहीं, मैं बता देता हूं कि ये जो स्ट्राइक रेट का एक आंकड़ा दिया जाता है, खासकर कि कांग्रेस के 2020 के चुनाव प्रदर्शन में बिहार को लेकर, ये बहुत ही एक बेमाना आंकड़ा है, क्योंकि स्ट्राइक रेट में वोट परसेंट आप नहीं मानेंगे, स्ट्राइक रेट नहीं मानेंगे। सर, मैं बता देता हूं, आंकड़ा मैं एक बार बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। आप किन सीटों पे लड़ रहे हैं, उन सीटों पे क्या आप जीत पाएंगे या नहीं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूं, अरे सर, जीते तो थे, अगर भाजपा, अशोक जी ये बताइए, अगर भाजपा तमिलनाडु में सारी की सारी 38 सीटें लड़ ले, 39 सीटें लड़ ले, तो क्या भाजपा का स्ट्राइक रेट 1% भी आएगा? सीमांचल में आरजेडी कितनी सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और कितनी सीटें? अशोक जी, कांग्रेस पार्टी कैसी सीटें लड़ी उस चुनाव में, आपको वो देखना पड़ेगा। केवल एक स्ट्राइक रेट का आंकड़ा देखना जरूरी नहीं है। ओवैसी जी केवल, ओवैसी जी के पास जाऊंगा, ओवैसी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपकी जो पूरी क्षमता है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए आप ही रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक साहब 2019 में चुनाव लड़े लोकसभा, आउटसाइड तेलंगाना, 3 लाख वोट अख्तर उल ईमान साहब लाए। अख्तर उल ईमान साहब बिहार विधानसभा लड़े, 53,000 वोट से जीते, और जो कांग्रेस के 6 बार के एमएलए और मिनिस्टर अब्दुल जलील साहब को हराए। 2024 में अख्तर उल ईमान साहब लोकसभा लड़े, 3.25 लाख वोट लाए। 2019 में कांग्रेस के सिटिंग एमपी की मां चुनाव लड़ी विधानसभा किशनगंज से, उनको एमआईएम हराई, 72,000 वोट हम लाए और जीते। और उसके बाद 2020 में 5 एमएलए जीते, और 4 एमएलए एनडीए को हरा के हमने जीता। पूरे सीमांचल में राजद सिर्फ 1 एमएलए जीती है, हम 6 एमएलए जीते हैं। 19 सीट लड़े जिसमें हम 6 एमएलए जीते। अब किस टाइप का स्ट्राइक रेट? जो मुकेश सैनी बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के कंधा पर चढ़ा के एमएलसी बने, उनको आप ले रहे हैं जिसका 0 सीट है। जो पशुपति पारस भाजपा के मंत्री रहे हैं जिनका 0 सीट है, उनको आप ले रहे हैं। हम 3.25 लाख वोट 2024 में लाए हैं, लोकसभा में लाए हैं। अख्तर उल ईमान साहब पूरे बिहार में 53,000 वोट से विधानसभा अख्तर उल ईमान साहब जीते, वो भी कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर को हराए, 6 बार के एमएलए। आदिल जी, मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन को, खासकर कांग्रेस को, एक पंचिंग बैग चुनाव के बाद चाहिए होता है। तो वो पंचिंग बैग के रूप में आपको बाहर रखना चाहते हैं कि भाई आप चुनाव हार जाए तो कह देंगे भाई बी टीम थी, आदिल हसन की पार्टी बी टीम थी, बीजेपी की, इसलिए हार गए। मैं रंजन जी को ले आऊं। रंजन जी, हाँ, जल्दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ अगर बोलने वाला कोई सांसद है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाजपा से हमारी लड़ाई है, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम जाकर विदेश में पाकिस्तान को, मुनीर को, शहबाज शरीफ को एक्सपोज किया, और हिंदुस्तान से आपको बी टीम कह देते हैं कि आप, इसीलिए तो आपको बी टीम कह देते हैं कि आप जो है सरकार के कहने पर विदेशों में जाकर भारत सरकार की जो है वो कर रहे हैं। देश की बात होती है अशोक जी, जब देश 2012 में भी कीर्ति झा आजाद साहब, मणिशंकर अय्यर जी गए थे पाकिस्तान, वहां भी पाकिस्तान को ओवैसी साहब भी गए थे, वहां भी जाकर पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहे और पाकिस्तान को एक्सपोज किए 2012 में, यूपीए के वक्त पे, तब भी हम जाकर बोले। और हम देश की जब बात होगी तो हम भाजपा, राजद, जदयू नहीं देखते हैं, हम देश पहले है तब पॉलिटिकल पार्टी पहले। रंजन जी, ये चल क्या रहा है? आप तो बिहार में लगातार घूम रहे हैं, ये चल क्या रहा है? क्या वजह है? आखिर लालू जी जो है 2.5 महीने से चिट्ठी तो दबा के बैठे हैं, और कभी सांप्रदायिक पार्टी कह दिया जाता है, कभी ये कह दिया जाता है कि भाई ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, उनको एंट्री नहीं होने दे रहे। नमस्कार अशोक भाई, सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। देखिए, ये जो सेकुलर शब्द आपने बोला है, सेकुलर शब्द पर एक कहावत फिट बैठता, कहीं का ईट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुनवा जोरा। ये इस तरीके का माहौल को लेकर ये लोग बिहार में चलते हैं। पहले तो ओवैसी साहब के पार्टी को के बारे में मैं क्लियर कर दूं, इन्होंने 20 सीट लड़ा था, जिसमें 5 सीट इन्होंने जीता था, और 4 सीट पर ये तीसरे नंबर पर थे। लगभग 5,23,000 वोट इनको आया था सीमांचल के एरिया में। हाँ, ये अलग बात था कि आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के मंसूबों को इन्होंने ही दूर कर दिया, ठीक बात है। लेकिन ये आदिल साहब को पता होना चाहिए, चाहे ये जितनी भी मजबूती से यहाँ लड़ लें,
चाहे जितने भी ये विधायक अपना जीत ले, लेकिन आखिर में सारे विधायकों की डकैती आरजेडी के द्वारा बाद में कर ली जाएगी। इसका जीता जाता एग्जाम्पल 2020 में था हम सबके सामने। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं सेकुलर के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने गद्दी को सुरक्षित करने के लिए, अपने गद्दी पे काबिज होने के लिए। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि मुस्लिम को जब नेतृत्व देने की बात हो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति हम बनाए, जब मुस्लिम को नेतृत्व देने की बात हो तो 2005 में सत्ता हम छोड़े। अगर मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो तो जितने भी गरीब कल्याण योजना है वो मोदी जी बनाए, मोदी जी दे। लेकिन आज जिस तरीके के इन्होंने मुस्लिम को ठगने का प्रयास किया है और ठग के आज मुस्लिमों का स्थिति सच्चर कमेटी रिपोर्ट में 2005 में जब बनी थी, इन्हीं के यूपीए के किसने ठगने का काम किया है? किसने? कांग्रेस की और आरजेडी की बात कर रहे हैं कि एएमएम सेकुलर को दम भरने वाले लोग, सेकुलर के दम भरने वाले लोग इन्होंने मुस्लिम वोट को वोट बैंक के तरह से इस्तेमाल किया। चाहे आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो। आप सच्चा कमेटी अशोक भाई छुपा नहीं है देश में, जिसमें अल्पसंख्यकों की हालत यहाँ अनुसूचित जाति से भी बुरा हाल था। तो ये लोग गरीब कल्याण योजना से काम नहीं करते। आज जातीयता और धार्मिक उन्माद को फैलाकर सबसे पहले नरसंहार और दंगा इस प्रदेश में इन्हीं के समय में होता था ना। आज ये लोग कह रहे हैं अदब इसका समझ न पाए हम। राजकुमार राजन जी सर एक शायरी इनके लिए बहुत फिट बैठता है। अदब इश्क का समझ न पाए हम, मुझे उनसे मोहब्बत था, ये था मुझे भरम। ये जो शायरी है ना, ये शायरी इन लोगों पे आपस में फिट बैठता है। जरा इनसे पूछिए कि आपस में करते रहते हैं मुस्लिम वोट बैंक का, ये मुस्लिम ओके राजन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आदिल जी रुकिएगा। आदिल जी रुकिएगा, राजन जी ओके राजन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, चुप कराइए। राजन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। राजन जी मुस्लिम वोटों की लड़ाई है, मैं तो पहले ही अभी जो है ना, जब फ्लैट खाली कराने की बारी आई थी तो स्वर्गीय हमारे रामविलास जी का फोटो लेकर उनके सुपुत्र जो है रोते हुए निकल लेते फ्लैट से, भूल गए क्या? और वो फ्लैट पर कभी खाली कराने की बारी आई थी तो हमारे लालू प्रसाद जी ने राज्यसभा सदस्य बनाकर उनको भेजा था। स्मृति बहुत है, अपने अतीत को ख्याल कर लेना चाहिए। दूसरी बात क्यों नहीं बनाया? दूसरी बात मांगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना लिए? बात अशोक जी देखिए, क्या अब्दुल भाई मुस्लिम के फुटबॉल की बात कर रहे भाई, अगर ये मुस्लिम के हिमायती है पार्टी में तो आज आपके टीवी चैनल पर अपने नेता को कह दें उस पर तो ध्यान दे दें। आज ये मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा रंजन जी रुकिए, आप राजन जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात। अलग अलग सभाएं कर रहे हैं, तमाम तरह के खींचातानी चल रही है, सीट बंटवारा हो नहीं पा रहा, दूसरे पर उठा सीट बंटवारा। राजन जी आपका कहाँ सीट बंटवारा हुआ? हमने तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के महागठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी मीडिया के सामने कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बन गई, लेकिन सैनी जी सैनी जी 70 सीटें मांग रहे हैं, देंगे क्या? मुकेश सैनी 70 सीटें मांग रहे हैं, देंगे क्या? हम पार्टी के लीडर अलग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग गाना गा रहे हैं, ये चिराग पासवान अलग सभा में आदिल हसन जी 30 सेकंड, फिर मोहन जी आपके पास आऊंगा 1 मिनट। आदिल हसन 30 सेकंड जल्दी से। अशोक जी है क्या कि वोटर अधिकार यात्रा से इतने ये लोग घबराए हुए हैं, इतने डिरेल्ड हो गए हैं। ये तो जो होता है विकास की बिहार के वोटर अधिकार यात्रा, सुनिए वोटर अधिकार यात्रा फिलहाल जो है, ओके एक एक करके प्लीज आदिल हसन 30 सेकंड, बाकी सबकी आवाज ओके, सिर्फ आदिल हसन 30 सेकंड, फिर रोहन जी के पास जाऊंगा। आदिल हसन। अशोक जी रामविलास पासवान जी ने 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की थी, लेकिन लालू जी ने कसम खा लिया था रबड़ी जी, जिसके चलते भाजपा सरकार जदयू बन गई, भाजपा बन गई, उन्होंने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री को नहीं बनने दिया। और आप बोलिए, आप बिहार आज डिफेंस कॉरिडोर, आईटी पार्क, पीजीआई हॉस्पिटल और क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स पार्क मांग रहा है, टेक्सटाइल पार्क मांग रहा है, बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रहा है। कब तक SIR का करेंगे? SIR में तो अख्तर उल ईमान साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम मेरे MLA हैं, मेरे प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल साहब कहते हैं बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए, बिहार को IT पार्क चाहिए, बिहार को PGI हॉस्पिटल चाहिए, दरभंगा कुछ नहीं पता है, 30 सेकंड में पूर्णिया को हाई कोर्ट बेंच चाहिए। आदिल जी 30 सेकंड में अल्टीमेटली अब आपकी पार्टी क्या करेगी बिहार में, क्योंकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया चिट्ठी का? सुनिए, अगर ये गठबंधन में नहीं लेंगे तो हम लोग थर्ड फ्रंट बना के चुनाव लड़ेंगे। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। हम बीजेपी के खिलाफ थे और रहेंगे। हम लड़ेंगे। फिर जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर और रोइएगा नहीं, लॉलीपॉप कोई छीन लिया फिर मत बोलिएगा, मुझ पर इल्जाम नहीं लगाइएगा। हम ना कोई शर्त रखे, हम सीमांचल को स्पेशल स्टेटस, सीमांचल को विशेष दर्जा की मांग करते हैं। रोहन जी कम ना मंत्रालय बिहार में त्रिकोणीय फाइट हो सकती है, जो इस वक्त जो तस्वीर बन रही है बिहार में त्रिकोणीय फाइट हो सकती है। और राजकुमार राजन जी, एक मिनट रुकिए, प्लीज रुकिए सर। और राजकुमार राजन जी कह रहे हैं कि आप सब लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा से घबरा गए हैं। तो है कोई घबराएगा भाई? आदिल हसन जी, मेरा आदिल हसन जी आपका नहीं, रोहन जी से सवाल है। रोहन जी देखिए, आज वोट चोरी की जो बात की पूरी तरह से बिहार की जनता ने उसका जवाब भी दे दिया। और पूरी एक्सरसाइज के बाद अशोक जी, आज हम कम से कम 10-12 बार डिबेट कर चुके हैं। 65 लाख जो नाम आ चुके हैं और उसके जो नाम नहीं आए 65, एक भी कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी द्वारा आरजेडी द्वारा की गई तो आप बताइए कौन सा मुद्दा है? आपके पास कोई नैरेटिव ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि इतने साल के शासन के बाद भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसलिए आपको वोट चोरी के जैसे गलत नैरेटिव का सहारा लेना पड़ा। वो भी जमीन पे जीरो हो चुका है। और ये जो भाग बटाई की बात कर रहे हैं अशोक जी, मुझे लगता है ये प्रिपेयर कर रहे हैं, कल उठ के हारेंगे फिर एक दूसरे पे ठुकरा फोड़ेंगे। एटलीस्ट आज आपकी डिबेट में ये क्लियर हो गया कि कल अपनी हार का ठिकरा किसी और पे नहीं फोड़ पाएंगे। और मैं वापस बोल रहा हूं अशोक जी, क्योंकि मैं बिहार में हूं, जनता अलग तरीके से सोच रही है। ये जो भाग बटाई सेक्युलरिज्म के नाम पे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना उनको मुस्लिमों के लिए कुछ पड़ी है, ना उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया है। जहां जहां उनको वोट दिया वहां पे धोखा दिया है। तो जनता समझते हैं, मुसलमान भी ये चीज समझ चुके हैं। हर बिहार के वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको विकास का फायदा मिला है। वो एयरपोर्ट की बात हो, बड़े प्रोजेक्ट की बात हो, जीडीपी इंक्रीज की बात हो, बिहार देखिए, रोहन जी को लगता होगा कोई मुद्दों की बात नहीं है। बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जिस नीतीश कुमार को 2005 से 17 में सुशासन बाबू के नाम से जाना गया, मोदी जी के बीजेपी में आने के बाद वही नीतीश कुमार कुशासन बाबू बन चुके हैं। ऐसी आपकी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है कि रोज बड़े बड़े व्यापारियों के मर्डर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। कोविड के दौरान किस तरीके से हमारे मजदूर चल के गए थे, किस तरीके से मोदी जी बिहार की कैंपेनिंग में जाके कहते हैं कि बुलेट ट्रेन लाऊंगा ताकि आपके बेटे बाहर लड़के लड़कियां बैठ के मजदूरी करने बाहर जा सके। और इन्हें लगता है कोई मुद्दों की बात नहीं है। मुद्दों की बात है और जनता जानती है। ओके निखिल जी, ओके रोहन जी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड में सिर्फ। मैं अशोक राजकुमार जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी जी को अगर कांग्रेस पार्टी सीएम कैंडिडेट नहीं मानती है तो क्या आप चुनाव में रहेंगे? पहले ये तो दूल्हा तो तय कीजिए आप लोग। कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है। चलिए सर, समय इतना ही है, चलिए। लेकिन कुल मिलाकर मैं कह रहा हूं बिहार की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पे पहुंचने वाली है। और आदिल हसन ने कहा कि भैया AIMIM जो है एक तीसरे फ्रंट के रूप में आ सकती है, क्योंकि सेकुलर वोट, सो कॉल्ड सेकुलर वोट को रोकने की जो उनकी कोशिश थी वो नाकाम होती दिख रही है। इसलिए मैंने कहा कि जो शुरू में ही मैंने कहा कि जो सेकुलरवाद की जो राजनीति है, सेकुलर वोटों की राजनीति है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है कवर फायर देने के लिए और बीजेपी से दूर करने के लिए, बीजेपी से डराने के लिए इस तरह की राजनीति की जाती थी। लेकिन अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा और बिहार में भी जो तस्वीर है वो यही दिखा रही है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।